वेलकम टू गुरुकुल। आज हम सीटेट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखा जाता है कि सीटेट का पेपर जिन स्टूडेंट्स का क्लियर नहीं हो पाता वो सिर्फ 2, 3 या 4, 5 मार्क्स की वजह से ही रह जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत या प्रॉब्लम का फेस सामना करना पड़ता है स्टूडेंट्स को वो होता है लैंग्वेज इंग्लिश में। क्योंकि हिंदी में तो हम ईज़िली समझ के कर सकते हैं, बट इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो आज जो मेरा वीडियो रहेगा उसमें आपको सीटेट का जो पेपर आता है एज इट इज मैं आपको वैसे ही 15 पैडागोजी के क्वेश्चंस और आपके जो भी पोएम और अनसीन पैसेज होते हैं उनको अटेम्प्ट करने का तरीका बताऊंगा कि आप इंग्लिश में कैसे अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस देखिए कि आपको सभी को जो हिंदी की पैडागोजी है, जो हिंदी का बाल शिक्षा शास्त्र है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसकी आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, आपको सबसे अच्छे से आना चाहिए। दूसरी बात, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़ अच्छे से होनी चाहिए, आपको ग्रामेटिकल रूल थोड़े बहुत पता होने चाहिए और आपको इंग्लिश की हिंदी करना तो आना ही चाहिए, ये तो कंपलसरी है। क्योंकि इंग्लिश में जो ये आएंगे इसमें कुछ सेंटेंस या कुछ क्वेश्चंस उनको हिंदी में ट्रांसलेट करना आपको आना चाहिए, तभी आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तीसरी चीज़ मैं आपको थोड़ी बहुत वोकैब के लिए बोलूँगा कि अगर आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है सीटेट के एग्ज़ाम्स में तो आपको थोड़ा बहुत अपना फोकस वोकैब पे भी रखना है। वोकैब का मतलब मैं वो नहीं कह रहा जो आप एकेडमिक्स में पढ़ते हैं, क्योंकि पैडागोजी की वोकैब थोड़ी अलग होती है, जैसे कि स्ट्रक्चरल अप्रोच, फोनेटिक्स, सिंटैक्स, लिंग्विस्टिक। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग ही नहीं पता होता। अगर आप क्वेश्चन की हिंदी भी करेंगे तभी तो आप उसका आंसर दे पाएंगे, लेकिन अगर आपको वोकैब का अर्थ ही नहीं आ रहा या फिर मीनिंग ही नहीं पता तो आप क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। जो लैंग्वेज अगर आप 1 या लैंग्वेज 2 में आप जो भी इंग्लिश रखते हैं, इंग्लिश का पैटर्न मैंने आपको जो मेरे पहले की वीडियो है सीटेट के सिलेबस की उसमें मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। इंग्लिश में आपके 15 क्वेश्चन पैडागोजी के होते हैं जो कि टीचिंग रिलेटेड होते हैं और 15 आपके पैसेज या फिर पोएम से होते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं सभी क्वेश्चंस आपको ये पहले समझाऊंगा हिंदी में और इनके आंसर भी बताता जाऊंगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। इनमें से कौन सा वाक्य गलत है जो कि इंग्लिश की भाषा को पूरे विश्व लेवल पे सही नहीं बताता। तो ये है क्वेश्चन। जब भी आप ये क्वेश्चन करो तो फिर आपको इसके चारों ऑप्शन देखने हैं। इंग्लिश एज ए हेरिटेज लैंग्वेज, क्या अंग्रेजी को एक विरासतीय भाषा माना जाता है। इंग्लिश एज ए नेटिव लैंग्वेज, क्या यह एक देशी भाषा है। इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, कैसे फॉरेन लैंग्वेज की तरह बोला जाता है। या इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, इसे दूसरी भाषा बोला जाता है। तो इसमें सेंटेंस क्वेश्चन में ये पूछा था कि इंग्लिश लैंग्वेज को वर्ल्ड लेवल पे क्या सही नहीं बताता। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, इंग्लिश एज ए हेरिटेज लैंग्वेज। इंग्लिश को एक विरासतीय भाषा नहीं माना जा सकता। इसी तरीके से हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इज नोन एज। आप शब्दों के ऊपर जो अध्ययन करते हैं, उनके अर्थों के ऊपर जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, अब जैसे कि मैं आपको इसमें एग्जाम्पल देता हूँ, ये 4 ऑप्शंस हैं, लिंग्विस्टिक, सिमेंटिक्स, फोनेटिक्स और सिंटैक्स। आपको इन चारों का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको इनका ही मीनिंग नहीं पता तो फिर आप एग्जाम में करेंगे कैसे। तो इसलिए मैं कह रहा था वोकैब पोर्शन। अब जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ ये वीडियो देखा और आपको आंसर पता लग गया और आपने छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। इवन इसके बाद जो 3 मीनिंग है, अगर आपको इनकी मीनिंग नहीं पता तो इनको नोटबुक में आप अपने नोट डाउन कर लीजिए, ताकि फिर, क्योंकि आगे वही घूम फिर के आते रहेंगे, फिर आप फिर कंफ्यूज जाओगे, फिर आप पेपर अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो देखिए, लिंग्विस्टिक का अर्थ मैं बता देता हूँ, आप सभी लिख लीजिए। लिंग्विस्टिक का अर्थ होता है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जो कि भाषाओं के ऊपर अध्ययन करता है। सिमेंटिक्स का अर्थ होता है द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, जो कि शब्दों के ऊपर हम अध्ययन करते हैं और उनके अर्थों के ऊपर। फोनेटिक्स होता है द स्टडी ऑफ साउंड ऑफ वर्ड्स, जो हम बोलते हैं शब्द, उनके ऊपर अध्ययन करना। सिंटैक्स होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस, कोई भी शब्द या फिर कोई वाक्य को अरेंज करना सिंटैक्स कहलाता है। तो 92 का राइट आंसर होगा सिमेंटिक्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गुड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक शुड इंक्लूड। जो एक लैंग्वेज की टेक्स्ट बुक होती है, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज की टेक्स्ट बुक होती है, उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए। तो ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ ब्रिटिश एंड अमेरिकन लिटरेचर, क्या उसके अंदर ब्रिटिश और अमेरिकन का लिटरेचर होना चाहिए। मोर ग्रामर एक्सरसाइज, ग्रामर की बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होनी चाहिए।
इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक अच्छी किताब में बहुत सारी स्टोरियाँ इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, या फिर अट्रैक्टिव फ़ॉन्ट्स, उनकी जो भाषा है बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, इलस्ट्रेशन, उसमें एग्जाम्पल्स होनी चाहिए, एंड लर्नर फ्रेंडली टेक्स्ट, और ऐसी भाषा होनी चाहिए जो कि सीख रहा हो उसके लिए बहुत अच्छी हो। तो ये बिल्कुल आसान था। 93 का आंसर होगा 4, अट्रैक्टिव फ़ॉन्ट्स, इलस्ट्रेशन एंड लर्नर फ्रेंडली टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच लेज स्ट्रेस ऑन। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है ये किस चीज़ पर ज़्यादा बढ़ावा देता है या किस चीज़ पर ज़्यादा अपना चिंतन करता है? तो देखिए इसके एग्जाम्पल है इम्प्रूविंग फ्लुएंसी, डेवलपिंग एक्यूरेसी, डेवलपिंग लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल्स। तो देखिए स्ट्रक्चरल अप्रोच सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे फोकस करता है वो है डेवलपिंग एक्यूरेसी। संगठनात्मक अप्रोच कहते हैं इसे हिंदी में, और ये हमारी एक्यूरेसी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करता है। तो राइट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट, लर्निंग टू रीड मीन्स। अगर हम कुछ पढ़ के याद करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डिकोडिंग लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट इनटू साउंड्स, कि जो भी हम अल्फ़ाबेट या जो लेटर पढ़ रहे हैं उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एडवोकेट दैट अ लैंग्वेज लर्नर इज। जो NCF है आप सभी को पता है, 2005 NCF से हमेशा एक क्वेश्चन होता है। जो NCF है 2005 ये लर्नर की लैंग्वेज को किस चीज़ को एडवोकेट करता है? तो इसका राइट आंसर है कंस्ट्रक्टर ऑफ अ नॉलेज लैंग्वेज। ये हमें बिल्डअप करता है कि हमारी नॉलेज बढ़े और हमारी लैंग्वेज पे अच्छे से अच्छी पकड़ हो। तो NCF 2005 इसी चीज़ पे बात करता है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रास्टिव पेयरिंग इज यूज फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ। तो कॉन्ट्रास्टिव पेयरिंग क्या होता है? कॉन्ट्रास्टिव पेयर वो होता है जिसमें एक वर्ड्स के पेयर बने होते हैं जो कि सेम होते हैं, लेकिन उनके जो लेटर्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, टीचिंग लर्निंग में से हम क्या सीखते हैं? ये हम सीखते हैं प्रोनंसिएशन पर। कॉन्ट्रास्टिव पेयरिंग क्या होता है? जो कि वर्ड सेम होते हैं बट उनकी जो प्रोनंसिएशन होती है या जो बोलने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। तो इस टीचिंग लर्निंग में आपको क्या सिखाया जाता है? प्रोनंसिएशन पे वर्कआउट करना। तो इसका राइट आंसर होगा 3। नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रामर रेफर्स टू। जो फंक्शनल ग्रामर होती है ये किस चीज़ पर वर्क करती है? तो ये वर्क करती है लर्निंग ग्रामर बाय नोइंग द टेक्निकलिटीज ऑफ लैंग्वेज। जो लैंग्वेज की टेक्निक्स होती है उनमें ग्रामर को जानना। रोल प्ले, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल प्ले इज एन एक्टिविटी फॉर प्रोमोटिंग। जो रोल प्ले होता है ये एक एक्टिविटी होती है, इससे हमें क्या प्रोमोट होता है या इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम सीखते हैं राइटिंग। रोल प्ले एक एक्टिविटी होती है जो कि राइटिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो नाटक लिखे जाते हैं या फिर जो ड्रामा लिखा जाता है उसमें मेन चीफ कैरेक्टर, माइनर कैरेक्टर रोल प्ले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक इज यूजफुल फॉर। ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक होती है ये किस चीज़ के लिए यूजफुल होती है? तो ये आपको पता होना चाहिए, इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स स्पॉन्टेनियस सेंसिटिविटी। स्पॉन्टेनियस इस मीनिंग का अर्थ होता है सडनली, अचानक, मतलब स्टूडेंट्स के अंदर अचानक से एक इम्प्रूवमेंट हो जाए, इसे ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा जाता है। ये एक टेक्निक होती है जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर ऑफ क्लास 7th। लता इंग्लिश लैंग्वेज की टीचर है 7th क्लास की। डिवाइड्स द क्लास इनटू पेयर्स टू रीड अ सीक्वेंस ऑफ अ पिक्चर एंड देन डिस्क्राइब इट टू ईच अदर। वो क्लास में कुछ पेयर्स को डिवाइड करती है ताकि पिक्चर्स को डिस्क्राइब किया जा सके एक दूसरों के साथ। वट इज़ द एक्टिविटी पैडालॉजिकली नोन एज। तो इस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे? क्या ये असाइनमेंट है? बिल्कुल नहीं। क्या यह ग्रुप वर्क है? बिल्कुल नहीं। टीचर फैसिलिटेड रीडिंग है? नहीं। इसका राइट आंसर है पीयर इंटरेक्शन। पीयर का अर्थ होता है सहकर्मी, जो हमारे साथ में काम करते हैं, और इंटरेक्शन का अर्थ होता है उनके साथ सहयोग करना, मेल मिलाप करना, वार्तालाप करना। तो ये जो टीचर ने ये एक्टिविटी दी है ये पीयर इंटरेक्शन है। राइट आंसर है 4th। एक्सटेंसिव रीडिंग इज एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है? तो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है जो कि बहुत ही लंबे लेवल को लेके पढ़ी जाए। जो हम काफ़ी विस्तृत अध्ययन करते हैं, किसी चीज़ के ऊपर काफ़ी डिटेल वाइज रीडिंग करते हैं, उसे एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। जो हम इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ते हैं उसे कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री रीडिंग एक्टिविटी इज मीन फॉर।
जो प्री रीडिंग मतलब पढ़ने से भी पहले जो प्री रीडिंग की जाती है, इस एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा टीचिंग द ग्रामेटिकल आइटम्स गिवन इन द टेक्स्ट। प्री रीडिंग एक एक्टिविटी होती है जो कि हमें पहले से ही ग्रामेटिकल आइटम्स पढ़ने होते हैं टीचिंग के अंदर, कि वो टेक्स्ट में क्या ग्रामेटिकल आइटम्स दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल टीचिंग अ प्रोज टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज अ टीचर मस्ट अंडरटेक। जब आपको प्रोज पढ़ाया जाए, प्रोज एक प्रकार से आप कह सकते हैं गद्यांश, जो कि बड़े बड़े पैसेज होते हैं, जो गद्यांश होते हैं, उन्हें हम प्रोज कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज अ टीचर मस्ट अंडरटेक, तो इनमें से टीचर को किस एक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा क्रिएटिंग अ सब टेक्स्ट, उसको हमें एक सब टेक्स्ट देना चाहिए। देखिए, आप कोई भी अनसीन पैसेज पढ़ते हैं, उसकी एक हेडिंग या टाइटल ज़रूर होता है, बट उसके नीचे उनमें सब टेक्स्ट भी ज़रूर होने चाहिए। ये प्रोज की गद्यांश जो गद्य होते हैं उनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट, इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो कि लैंग्वेज का कंपोनेंट नहीं है, मतलब लैंग्वेज के लिए मेन इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। तो देखिए, लैंग्वेज में आपको साउंड सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, मैन्यूस्क्रिप्ट होना ज़रूरी नहीं है, ग्रामर होना बहुत ज़रूरी है, आपका स्पीच होना बहुत ज़रूरी है। तो राइट आंसर होगा मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट एक लैंग्वेज का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट या फिर कंपोनेंट नहीं है। तो ये थे हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड इंग्लिश के क्वेश्चंस 15। तो जब भी आप एग्ज़ाम्स में भी अगर इनको अटैम्प्ट करें तो आप काफ़ी अच्छे से इनको पहले रीड आउट करें, देन उसके बाद सोच समझ के इनका आंसर दें। अब हम बात करते हैं पैसेज की। तो पैसेज करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, इससे आप अच्छे से पैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले कभी भी सबसे बड़ी आप गलती यही करते हैं कि आप पैसेज को रीड आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले पैसेज को रीड कभी नहीं करना। सबसे पहले आपको जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं पैसेज के, सारे वो रीड करने हैं, उनके ऑप्शंस रीड करने हैं, देन उसके बाद आपको पैसेज रीड करना है। और अगर आप डे टू डे डेली प्रैक्टिस करें पैसेज की, इवन 15 से 20 पैसेज इनफ है सीटेट के लिए। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, फिर उनके आंसर की मैच करते हैं, कि जो गलत है उन पे वर्कआउट करते हैं, तो फिर आपके पैसेज में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो देखिए, जैसे पहले हम सभी क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। द वाटर अराउंड द लाइट हाउस गोट लिट अप बिकॉज, जो पानी था वो लाइट हाउस के पास में था क्योंकि द सन हैड सेट, क्योंकि सूर्य छुप चुका था। द लाइट हाउस वाज कास्टिंग इट्स ब्राइट रेज, क्योंकि लाइट हाउस से काफ़ी ज़्यादा रे निकल रही थी, चमकीली किरणें। द नाइट वाज इन द ट्विलाइट जोन, क्योंकि जो रात थी वो ट्विलाइट जोन के अंदर थी। द कीपर हैड स्टार्टेड हिज जॉब, और जो कीपर था, जो रखवाला था, उसने अपनी जॉब शुरू कर दी थी। तो इसी तरीके से आपको पहले सभी क्वेश्चन पढ़ने, इनके ऑप्शन समझने क्या कह रहे हैं, देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है। डैश हैड मेड अ रेनबो अराउंड द मून, एक जो रेनबो बन गया था चांद के नज़दीक में, किससे? रेज फ्रॉम द लाइट हाउस, क्या लाइट हाउस की जो किरणें निकल रही थी उनसे। ट्रॉपिकल क्लाइमेट, वातावरण की वजह से। राइजिंग सी टाइड, जो समुद्र में ज्वार भाटा आ रहा था उसकी वजह से। ट्रांसपेरेंट हेज, ट्रांसपेरेंट आपको पता है पारदर्शी होता है, हेज होती है धुंध मतलब कोहरा, तो क्या उसकी वजह से। तो देखिए, अभी हमें भी नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन पहले आपको सभी को सारे क्वेश्चंस रीड कर लेने हैं, उसके बाद पैसेज पढ़ना है, देन उसके बाद आपको इनके आंसर ऑटोमेटिक पता लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द लाइट हाउस कीपर्स माइंड वाज फ्री फ्रॉम प्रेशर बिकॉज, जो लाइट हाउस का रखवाला था उसके दिमाग से एक प्रेशर हट चुका था, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 400 स्टेप रह गए थे ऊपर पहुँचने के लिए। ही नो लॉन्गर फेल्ट लाइक अ हंटेड बीस्ट, वो बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं कर रहा था कि वो एक शिकारी जानवर है। हिज जॉब वाज क्वाइट ईजी, उसकी जॉब बहुत ईजी थी। देयर वाज रेगुलरिटी इन हिज मूवमेंट्स, और उसके जो भी मूवमेंट्स थे, जो भी उसके काम थे, उनमें हमेशा रेगुलरिटी रहती थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द शिप ऑफ हिज लाइफ वाज हिट बाय अ स्टॉर्म, जो कि शिप था, जहाज़ था, उसमें जो भी जिंदगियां थी, मतलब जो भी बचे हुए थे, तो वो हिट हुए थे स्टॉर्म से। एंड इट वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द सी, क्या वो समुद्र के तल में चले गए थे। येट इट रीच द हार्बर सेफली, जब तक कि वो हार्बर पर सेफली पहुंच गए थे। हार्बर होता है बंदरगाह। एंड इट रीच द पोर्ट इन अ डैमेज कंडीशन, और वो बंदरगाह पर वापस पहुंच गए थे बहुत ही डैमेज कंडीशन में। येट इट केप्ट ऑन सेलिंग ऑन द सी, और वो समुद्र के अंदर ही अभी भी नाव चला रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पैसेज में हमेशा इनसे रिलेट होते हैं, जैसे कि ही वाज इन ट्रुथ लाइक अ शिप, तो फिगर ऑफ स्पीच बताना होता है। फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं हम हिंदी में अलंकार को।
अलंकार आप सभी ने किए हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष, उपमा। तो इसी प्रकार इंग्लिश में अलंकार को हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो नीचे दे रखे हैं जैसे हाइपरबोल, सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन। आई नो बहुत से स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं होगा, तो इस पर भी हम जल्द ही वीडियो अपलोड कर देंगे फिगर ऑफ स्पीच पे, ताकि आपके क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाएं। नेक्स्ट है जैसे कि एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है, ए डे ऑफ सनशाइन वाज फॉलोड बाय अ नाइट। ये आपकी बेसिक ग्रामर नॉलेज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एंटोनियम बताना है नैरो का। नैरो मतलब होता है भिच्चा या संकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नाइट वाज परफेक्टली काम। द वर्ड परफेक्टली इजैन। तो इसमें भी आपकी ग्रामेटिकल नॉलेज चेक की जाएगी कि परफेक्टली क्या है, एडवर्ब है, नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड इल्यूमिनेटेड मीन्स। इल्यूमिनेटेड का अर्थ क्या होता है, तो ये आपका वोकैब पोर्शन से है। तो ये क्वेश्चन थे आपके। अब जैसे आप रीड कर लेते हो, फिर अब आपको पूरा पैसेज रीड करना है कम से कम 2 बार। आप वीडियो को पॉज कीजिए, देन इस पैसेज को 2 बार अच्छे से रीड कीजिए। अगर किसी की इंग्लिश बहुत ही वीक है तो आप 3 या 4 बार रीड आउट कर लीजिए। अगर आप प्रैक्टिस सेट करते हैं या फिर सीटेट के लिए जो भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं फिर कहूँगा डेली आपको एक पैसेज करना है अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही वीक है तो जैसे ही आप पैसेज रीड कर लेते हैं, अब मैं आपको आंसर बताता हूँ। 106 द वाटर अराउंड द लाइट हाउस गॉट लिट अप बिकॉज, इसका आंसर है द लाइट हाउस वाज कास्टिंग इट्स ब्राइट रेज, क्योंकि लाइट हाउस से चमकीली किरणें आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड मेड अ रेनबो अराउंड द मून। क्या चांद के आसपास में इंद्रधनुष था? तो इसका राइट आंसर होगा ट्रांसपेरेंट हेज, जो कि पारदर्शी कोहरा था, धुंध थी, उसकी वजह से वो रेनबो दिख रहा था। द लाइट हाउस कीपर्स माइंड वाज फ्री फ्रॉम प्रेशर। तो जो लाइट हाउस का रखवाला था उसके दिमाग से बिल्कुल टेंशन या प्रेशर हट चुका था, क्योंकि अब वह बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं कर रहा था लाइक अ हंटेड बीस्ट। ही नो लॉन्गर फेल्ट लाइक अ हंटेड बीस्ट, सेकेंड ऑप्शन। द शिप ऑफ हिज लाइफ वाज हिट बाय अ स्टॉर्म। इसका राइट आंसर है सेकेंड, येट इट रीच द हार्बर सेफली। वो सुरक्षित हार्बर पहुंच चुके थे। ही वाज इन द ट्रुथ लाइक अ शिप। इसका राइट आंसर होगा सिमली। सिमली हम कहते हैं उपमा अलंकार को। ही वाज इन ट्रुथ लाइक अ शिप, क्योंकि उसमें उसकी उपमा दी जा रही है। नेक्स्ट, अ डे ऑफ सनशाइन वाज फॉलोड बाय अ नाइट। इसे हमें वॉइस में चेंज करना है, तो इसका राइट आंसर होगा अ नाइट फॉलोड अ डे ऑफ सनशाइन। एंटोनियम मैंने आपको बताया था, नैरो का अर्थ होता है संकरा, तो इसका उल्टा होगा चौड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, वाइड। द नाइट वाज परफेक्टली काम। जो रात थी वो बहुत ही शांत थी। तो परफेक्टली क्या है, तो परफेक्टली है एडवर्ब। द वर्ड इल्यूमिनेटेड मीन्स। इल्यूमिनेटेड का अर्थ क्या होता है? इल्यूमिनेटेड का अर्थ होता है लाइटेड अप, मतलब प्रकाश, दीप्तिमान भी कहते हैं इसे हिंदी में। चलिए अब हम इसके लास्ट टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, जो कि है पोएम। पोएम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। पोएम से भी आप काफ़ी अच्छे से मार्क्स अचीव कर सकते हैं। फ्री के मार्क्स होते हैं पोएम में 5 के 5। तो देखिए, सबसे पहले इसमें भी मैं आपको वही ट्रिक बताऊंगा कि सबसे पहले आप सभी क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, उनके ऑप्शंस को रीड आउट कर लीजिए, देन इसके बाद आप पोएम को रीड आउट कीजिए। जैसे कि 115 क्वेश्चन है, द स्पीकर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एन। जो स्पीकर है, जो कि पोइट है या फिर जो कवि है, वो किसके सामने खड़ा है? ग्रेवयार्ड, कब्र के सामने। ओपन फील्ड, खुले खेत में। डार्क रोड, एक अंधेरी रास्ते में। एम्प्टी हाउस, एक खाली घर में। द पोइट इज वेटिंग फॉर समवन टू होल्ड हिज। पोइट वेट कर रहा है किसी को थामने के लिए। क्या? बॉडी, हैंड, आर्म या हर्ट। द पोइट इज स्टैंडिंग इन द अनलवली स्ट्रीट। पोइट एक ऐसी स्ट्रीट में खड़ा है जो कि अनलवली है। तो वो किस लिए खड़ा है वहाँ पे? टू गेट रीड ऑफ हिज फियर, ताकि वो अपने डर से छुटकारा पाए। टू ओवरकम हिज लोनलीनेस, ताकि वो अपने अकेलेपन के ऊपर विजय हासिल करे। टू मीट हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से मिलने के लिए। टू एक्सपीरियंस द ड्रिजलिंग रेन, ताकि उस चीज़ का अनुभव कर सके जो कि बारिश की फुहार हो रही है। ये जो फ्रेज है नॉइस ऑफ लाइफ, इसका मतलब क्या है ये आपको बताना होगा। जो पोइटिक डिवाइस ने यूज किया है 7th लाइन में, उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है? तो देखिए, फिगर ऑफ स्पीच के 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। एंड लास्ट, इन द 12th लाइन द पोइटिक डिवाइस यूज इज। वापस आपका फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आया हुआ है। तो गाइज, मैं फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर भी वीडियो जल्द ही अपलोड कर दूंगा,
ताकि आपको ईजी हो। अब देखिए, अब आप पोएम पढ़ सकते हैं। डार्क हाउस बाय विच वंस मोर आई स्टैंड हियर इन द लॉन्ग अनलवली स्ट्रीट, डोर्स वेयर माई हार्ट वाज यूज टू बीट so quickly, waiting for a hand that can be clasped no more. Behold me, for I cannot sleep, and like a guilty thing I creep at earliest morning to do the door. He is not here, but far away. The noise of life begins again, and ghastly through the drizzling rain on the bald street breaks the blank day. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पोएम्स में दो अर्थ होते हैं। एक तो वो जो कि आप इंग्लिश ट्रांसलेट करके समझते हो, और सेकंड होता है एक सीक्रेट मीनिंग जो कि पोइट कहना चाहता है बट आपको पता नहीं होता। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार पोएम को 2-3 बार रीड आउट कर लीजिए। अब मैं आपको आंसर बताता हूँ। द स्पीकर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एन एम्प्टी हाउस, वो खाली घर के सामने खड़ा होता है। द पोइट इज वेटिंग फॉर समवन टू होल्ड हिज हैंड, वो किसी के हाथ को थामने की बात करता है। द पोइट इज स्टैंडिंग इन द अनलवली स्ट्रीट टू मीट हिज फ्रेंड, ताकि वो अपने दोस्त से मिलने के लिए। ये जो फ्रेज है नॉइस ऑफ लाइफ, ये सिग्निफाई करता है डेली रूटीन ऑफ लाइफ को, जो पोइट ने डिवाइस यूज किया है। 7th में जो मेटाफर यूज हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच जो यूज हुआ है वो है सिमली। और जो लास्ट है 112th जो लाइन है, इसके अंदर हमने यूज किया है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन हम अनुप्रास अलंकार को कहते हैं। अनुप्रास अलंकार जिसमें एक ही शब्द बार बार आए। तो गाइज, ये था पूरा सीटेट के पेपर में इंग्लिश लैंग्वेज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीडीपी, हिंदी, सभी एक एक पेपर को ऐसे डिस्कशन करेंगे ताकि आपको पता लग जाए कि पेपर कैसे आपको सोल्व करना है और इसको कैसे अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि आप अच्छे से इनमें काफ़ी अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। तो इसके बाद अब आपका नेक्स्ट काम है, ये देखने के बाद आप अपने प्रैक्टिस सेट या फिर जो भी आपके पास इंग्लिश के पैसेज है उनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।